आपके साथ आयुष्पाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार का मुखिया चुनने को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और लगातार वहां पर अब तमाम विधायकों से वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल के अगले सीएम पर सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में मौजूद है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में मौजूद है। 2 बजे इस बैठक की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी का नाम रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे। तो लगातार पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी को वहां पर एक प्रचंड जीत मिली है। लगातार यहां पर पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाई गई। कई सीटों पर प्रचार प्रसार किया गया। लगभग 100 ऐसी सीटें थी जहां पर हिंदू बहुसंख्यक थे और इन सीटों में से पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 74 सीटों पर ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी। इस बार इन तमाम सीटों पर बीजेपी आई है। ममता बनर्जी जो है उनका ग्राफ जो है इन सीटों पर काफी कम हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक प्रचंड जीत मिली है। अब मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इसी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं। तमाम बीजेपी के विधायक यहां पर इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी और फिर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं जब गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे। गृह मंत्री का भी एक काफी महत्वपूर्ण रोल इस जीत में माना जा रहा है। 15 दिन तक वे बंगाल में थे और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुधीर सोनी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं बंगाल के मसले को लेकर के। सुधीर सोनी जी, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि बंगाल में किस तरीके की राजनीति अब देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी वहां पर पहली बार इतने प्रचंड जनादेश के साथ आएगी। क्या शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी का चेहरा होने वाले हैं या और किसी का नाम भी सामने आ सकता है, जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान में देखा? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को, चैनल के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभूतपूर्व जीत के जो बुनियाद जो रखी बीजेपी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अथक, पिछले आप देखेंगे 2 महीने से पूरे बीजेपी की पूरी टीम काम कर रही थी, मेहनत कर रही थी ग्राउंड पे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभूतपूर्व विजय पार्टी को हासिल हुई। इसमें आप देखिए, जहां तक सवाल है उसका विधायक दल का नेता चुनने का सवाल, तो उसमें इनके पास में शुभेंदु अधिकारी हैं, दिलीप घोष हैं, शामिक भट्टाचार्य हैं, अग्निमित्र पॉल हैं और रूपा गांगुली हैं। 2 महिलाएं भी हैं। देखिए, वैसे तो विधायक दल का नेता तय करने का काम विधायकों का है और हाईकमांड का है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जो प्रमुख दावेदार हैं वो शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने आप देखिए पिछले 10 साल में पार्टी के लिए क्या क्या नहीं वहां सहा। तो शुभेंदु अधिकारी भी हैं और महिला भी कोई मुख्यमंत्री हो सकती है, मेरा ऐसा मानना। आयुष जी, सुधीर जी, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में 2 बार शुभेंदु अधिकारी हरा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीतिकार हैं। यह भी कहा जाता है कि पहले जब वो टीएमसी में थे तो टीएमसी की भी पूरी रणनीति जो थे वो शुभेंदु अधिकारी बनाते हुए नजर आ रहे थे। तो एक जमीनी नेता है, मजबूत नेता है, उनका चुनाव किया जा सकता है। देखिए, अगर वरीयता के तरह देखें तो शुभेंदु अधिकारी नंबर 1 पर ही हैं, लेकिन फिर भी विधायक दल के नेता और हाईकमांड जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी वहां कैंप कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ वहां लड़ाई लड़ी है और एक अभूतपूर्व अंजाम दिया है इस रिजल्ट को। जो मेहनत की है, जिस तरह से जंगल राज और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जहां वहां हो रही थी, उससे जो हिंदू जो थे बड़े भयभीत और भय के वातावरण में जिंदा थे, उन लोगों को अब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो नेचुरली कोई ना कोई जो भी नेता होगा वो सबकी सहमति से होगा, मैं ऐसा मानता हूं।
सुधीर जी, क्योंकि आपने इस चीज का जिक्र किया है तो मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि आरएसएस का भी एक बहुत एक्टिव रोल रहा है। आरएसएस ने वहां पर कई शाखाएं लगाई हैं, कई छोटे गांवों में सभाएं की है और कहीं ना कहीं इन तमाम क्षेत्रों में भी इसका फर्क देखने को मिला है। क्योंकि मैं दिल्ली चुनाव में भी आपके साथ था, मैंने आपसे हरियाणा चुनाव को लेकर के भी बातचीत की है, तो इन तमाम चुनाव में आरएसएस का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी तरीके से बंगाल में भी आरएसएस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। सुधीर जी। हाँ आयुष जी, देखिए आरएसएस तो एक रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का है। वो ग्राउंड पे जाके जो विचारधारा जिसको कहते हैं, जो इफेक्ट करता है ब्रेन तक, वो विचारधारा जो फैलाने का काम किया है, और वो आरएसएस के लोगों ने वहां किया है, अथक मेहनत की है, उनको भी श्रेय जाता है आयुष जी। जी सुधीर जी, लगातार यहां पर हमने देख रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं, जनादेश सामने आ गया है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अब कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगातार विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। देखिए आयुष जी, पक्ष और विपक्ष इनका काम है इलेक्शन में एक नैरेटिव चलाना, प्रोपोगेंडा करना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी विधानसभा संविधान के हिसाब से चलेगी, और संविधान के अंदर में आर्टिकल 172 में किसी भी संविधान के हिसाब से जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, वो स्वतः ही खत्म हो गया है। उसके बाद भी आर्टिकल 172 में गवर्नर को ये अख्तियार है कि वो उसको भंग कर सकते हैं, जिसका उन्होंने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया है। अब ममता बानो, मैं कहूंगा ममता बानो जी को, वो जहां भी कहें, जिस तरह का भी नैरेटिव चलाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। जनता ने बिल्कुल जनता जनार्दन है, और जनता ने एकदम सीधा सीधा थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी को वहां जिता के भेजा है, और जिसके लिए वो लोग डिजर्व भी कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। जंगल राज से मुक्ति बंगाल को मिली है 15 साल के बाद में आयुष जी। सुधीर जी, भाजपा की सरकार जो है वो तो लगभग लगभग वहां पर बनने जा रही है, असम में भी सरकार बनने जा रही है, पश्चिम बंगाल में भी शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इन राज्यों में बनी हुई थी वो बनी हुई थी रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की, जो यहां पर घुसपैठ कर रहे थे। तो इसको लेकर के भी लगातार सरकार की ओर से अब बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी उसमें रोड़ा बन रही थी, अब वो रोड़ा भी हट चुका है। देखिए आयुष जी, मैं पर्टिकुलर आसाम की और बंगाल की बात ना करें, रोहिंग्या हो या भी कोई भी घुसपैठिया हो, वो इस देश के संसाधनों पे पहले इस देश के नागरिक का अधिकार है। ये रोहिंग्या बांग्लादेश में, बंगाल के अंदर में ये सरकार होने के नाते सब लोगों को जो एक बैकडोर एंट्री थी वो बंगाल से मिलती थी। और केवल बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ आयुष जी, जम्मू कश्मीर तक रोहिंग्या फैले हुए हैं। ये लोग जराइम पेशा लोग हैं, दिन में काम करते हैं, रात को डकैती डालते हैं। और दूसरी बात है, सरकार से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकार के संसाधनों पर, जो संसाधन है उन पे, जिनका जो देश के नागरिक हैं, जिनका अधिकार है, उसका ये गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल करते हैं, जो देश के सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रहे थे रोहिंग्या। सुधीर जी, जिस तरीके से यह भारी जनादेश यहां पर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के खिलाफ एक आंतरिक विरोध था बंगाल की जनता में, और वही सामने आया है। क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि लगातार आप सरकार तो बना रही हैं, 2 से 3 बार से आप बंगाल में चुनाव जीत करके आ रहे हैं, लेफ्ट के खिलाफ आपने पूरा के पूरा एक आंदोलन खड़ा किया, लेकिन आने के बाद आपने बंगाल में कुछ विकास नहीं किया। तमाम मुख्यमंत्री जो है वो भी ये बयान देते हुए आ रहे हैं। क्या बंगाल की जनता ने वहां पर विकास नहीं हुआ, इसी मुद्दे को लेकर के भाजपा को वोट दिया है, या और कोई मुद्दा था जिसको लेकर के बंगाल की जनता यहां पर भाजपा को इतना भारी बहुमत देती हुई नजर आई है? आयुष जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बंगाल में जो पर्टिकुलर अगर समुदाय की बात, तो हिंदू लोगों के साथ, अदर देन मुसलमान, जो भी कम्युनिटी, जो भी समुदाय हैं, उनके साथ नर्क में जिस तरह से व्यवहार होता है, कि मतलब आप देखिए 2021 के अंदर अगर याद करेंगे तो 300 बीजेपी के वर्करों को मार दिया गया, 85 महिलाओं के साथ बंद करके बलात्कार किया गया, घर में ताला लगा के बाहर से आग लगा दी गई। ये जघन्य अपराध है। ये उससे लोगों को, वो डर के साए में जी रहे थे, जिससे वो अपने वोट का अधिकार नहीं का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। अब की केंद्र चुनाव आयोग ने पूरा संसाधनों का, जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षा दी, और ये कहा कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर वोट कीजिए, जिसका नतीजा ये सामने है, आपके सामने। हारने के बाद इवन पंचायत के इलेक्शन में अगर आप देखेंगे 2000, मेरे को ध्यान है 2014 के अंदर में कोई एक जगह थी, वहां पर टीएमसी के कैंडिडेट हार गए थे। उन्होंने वहां हिंदुओं के घरों के अंदर में जाके लोग रेप करते थे और बंद करके आग लगा देते थे, वहां भी 20 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
तो वहां जो कानून का अधिकार तो था ही नहीं, अराजकता जितने टीएमसी के मेरा ऐसा मानना है कि जो कम्युनिस्टों ने जो राज किया 34 साल, उस राज के पीछे लोकतांत्रिक जीत नहीं थी उनकी, उनके पीछे ये लोग थे जो वहां सिंडिकेट चलाते थे, जो उगाई करते थे, जो गुंडे थे, जो मारते थे लोगों को, डरा धमका कर वोट ही नहीं डालने देते थे, तो वो खुद ही वोट डालते थे सबको। अब ये तो आज इतनी फोर्स होने के बाद में आपने फाल्टा में देखा, टेप लगा दी। तो अब लोगों को एक ऐसा वातावरण मिला जिसमें लोगों ने अपनी इच्छा के अनुरूप मतदान किया, और जी। सुरक्षा जब मिली तो उसका नतीजा आपके सामने है कि बीजेपी ने एक बहुत धमाकेदार जीत के साथ बंगाल के अंदर एंट्री की है, और जो इस देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक थी। क्योंकि लगातार आप जिस तरीके से बता रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो इस तरीके के कार्य करते थे, अभी अभी कल भी एक खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनको भी मार दिया गया, और इसमें भी टीएमसी का हाथ बताया जा रहा है। लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, यही तो मैं वही कहना चाह रहा हूं आयु जी, कि जब वहां अभी केंद्रीय बल वहां है, जबकि उनको पता है सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, सरकार उनकी जा चुकी है, उसके बाद भी उन लोगों की हिम्मत देखिए कि एक ऐसा आदमी जो सीएम बनने के दरवाजे पर खड़ा है, उसके पीए की अगर हत्या कर दे तो इससे बड़ी अराजकता देश के अंदर हिंसा और क्या हो सकती है। तो इसका मैं ऐसा मानता हूं कि माकूल जवाब मिलेगा, और जो जो एक एक अपराधी हैं, जो भी अनैतिक अराजकता फैलाने वाले लोग हैं, या आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है बंगाल के अंदर में इन लोगों से सफाई मिलेगी। पर यह भी एक आयुष जी एक डर की बात है कि जो जब इन लोगों का काडर, जब कम्युनिस्ट की सरकार गई तो उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। अब तो बीजेपी को इन गुंडों के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि पता लगा कि अब भगवा पहन के और ये लोग भेष बदल कर जो है ना इसमें ना घुस जाए बीजेपी में, और फिर वही अराजकता की तरफ ले जाए। क्योंकि अब भी वो लोग अब भेष बदल कर हो सकता है कि टीएमसी के लोगों को नुकसान करे और मैसेज दें कि बीजेपी के लोग हैं। इसमें भी बीजेपी को बड़ा ध्यान से इन लोगों को देखना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा। सुधीर जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 2014 में बीजेपी प्रचंड जीत के साथ देश में सरकार बनाती है। उस जीत के बाद बंगाल की जो जीत है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। बंगाल के लिए क्यों जी, ये देश के 150 करोड़ लोगों की जीत है। जो जो जिस तरह का माहौल वहां था, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह से हो रही थी, मुसलमान लोगों को पाला पोसा जा रहा था, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बंगाल था वो बंगाल आजाद हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ था, और 2026 में बंगाल एक बार फिर आजाद हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ आयुष जी। जी सुधीर जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से बंगाल में अब ये बड़ी जीत हासिल कर ली है, आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है, आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, कितना फर्क पड़ते हुए नजर आएगा और बीजेपी कितनी मजबूत हुई है इस चुनाव के बाद? देखिए, बीजेपी तो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है, बढ़ रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह के झूठे नैरेटिव चलाए जाते थे, अब लोगों को महसूस होने लगा है कि लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए तो सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सबसे बड़ी लोगों की वरीयता बन गई है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में देखेंगे एक महत्वपूर्ण जीत की तरफ बीजेपी बढ़ेगी, और पंजाब में भी आप देखेंगे कि जो अभी जहां जो नशे का कारोबार हो रहा है, जिस तरह से एक मतलब मुझे उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री शराब पीकर सदन में आ रहा है, इस देश को कहां ले जा रहे हैं लोग। तो इनको निजात मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूं भविष्य में आयुष जी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा का रेप होता है, उनकी मां जो होती है उनको बीजेपी से टिकट दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो देखने का, और वो वहां जहां से खड़ी थी वो टीएमसी का गढ़ माना जाता था, वहां से भी 10,000 वोट से जीत के आई हैं। तो जिस तरीके के अत्याचार वहां पर हो रहे थे, कहीं ना कहीं जनता ने उसी का ये परिणाम जो है ये दिया है। हेलो हेलो सुधीर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुधीर जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम बातें उनकी ओर से सामने रखी गई है। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की एक भारी जीत देखने को मिली है, 2014 के बाद बीजेपी उसी तरह से वापस मजबूत नजर आ रही है, और इसके परिणाम कहीं ना कहीं पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। तो पश्चिम बंगाल में अगले सीएम पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं, पर्यवेक्षक बने हैं, और शुभेंदु अधिकारी का नाम जो है वो सबसे प्रमुख माना जा रहा है, सबसे ऊपर माना जा रहा है। ममता बनर्जी को 2 बार हरा करके शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो आ रहे हैं, ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हरा चुके हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए उनका नाम जो है वो प्रबल माना जा रहा है। और सुधीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी 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 सुधीर आयुष जी, जी। आर्चकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से एक छात्रा का रेप होता है, उस छात्रा की जो माता है उनको बीजेपी की ओर से टिकट दिया जाता है, वो चुनाव लड़ती हैं और टीएमसी के गढ़ से 10,000 वोट के साथ जीत करके आती हैं। ये क्या संदेश था? ये देखिए, ये जो लोगों का रुझान है, जो लोगों को मतों का अधिकार प्रयोग करके जो मैंडेट दिया है, ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि लोग मुक्ति चाह रहे थे जंगल राज से। अभी आप देखिए, उसके बाद भी उस महिला के जीतने के बाद उसकी वेदना लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा मैं, वो एक बार भी उसके यहाँ संवेदना प्रकट नहीं करके, संवेदनाहीनता की पराकाष्ठा थी। और उसके जीतने के बाद भी उसके घर पे टीएमसी के गुंडों ने आक्रमण किया। ये देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये समझना होगा आयुष जी। और वो ये लोगों का जो मैंडेट है, ये सब उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ है, ये ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं है। ये सब उन गुंडों के खिलाफ है जो वहां से सिंडिकेट चला रहे थे। ये सब उन बंदों के खिलाफ है जो वहां पे वसूली के तंत्र चला रहे थे। ये उन सब गुंडों के लिए है जो लोग वहां गैर कानूनी काम कर रहे थे आयुष जी। सुधीर जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर मौजूद थे, उनकी ओर से कई जगहों पर सभाएं की गई और उन सभाओं की अगर बात करें तो जहां तक मैंने पढ़ा है 95 से लेकर के 96% तक का वो तमाम सीटें जीतती हुई नजर आई है। तो योगी मैजिक जो है वो भी बंगाल में चलता हुआ नजर आया है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह का जंगल राज वहां था, उसके तरह से योगी जी, माननीय योगी जी की तरफ से जो एक हौसला लोगों को मिला कि ये जंगल राज की समाप्ति की तरफ बंगाल जा रहा है, उससे उनको हिम्मत मिली, योगी जी का आश्वासन मिला। तो उस आश्वासन मिलने के साथ लोगों ने बिल्कुल स्वच्छंद होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा कि किसी भी आदमी को आप भूखा रखिए, लेकिन कम से कम उसकी इज्जत रखिए। आप उसको दो भरपेट रोटी दे देंगे लेकिन उसकी इज्जत लूट लेंगे। तो उस इस तरह का माहौल था वहां कि लोग अभी समय केवल केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून और अपनी इज्जत की चाह रहे थे। बाकी तो वहां सब कुछ नदारत था, वहां एक नहीं संदेश खाली हो। देखिए, उस आदमी पर कई हजार महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मामला है, कहाँ है वो शेख शेख जहां। तो मेरा अपना मानना है कि सबको, पूरे बंगाल को मुक्ति मिली है उन नर पिशाचों से आयुष जी। जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बड़ा मैंडेट जो है वो बीजेपी के पक्ष में आया है और युवाओं ने खास करके वहां पर वोट दिए हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं थे, तमाम युवा जो है वो लगातार रोजगार की मांग वहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। तो रोजगार भी एक बड़ा मसला था। बीजेपी के आने के बाद कहीं ना कहीं वहां पर इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ममता सरकार की अगर बात करें तो बड़े इन्वेस्टमेंट जो वहां पर होने वाले थे उनको रोकने में ममता सरकार वहां पर प्रमुख थी। देखिए आयुष जी, अगर वहां पीछे 5 सालों की, 10 सालों की बात करें, वहां तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जिनके फैक्ट्री और प्लांट चलते थे, वो इस वसूली से तंग होकर अपने उद्योग धंधे बंद कर कर वहां से पलायन कर गए। तो जब उद्योग लगेंगे नहीं तो रोजगार कहां से मिलेगा। नेशनल इनकम 16% से भी नीचे चली गई, एवरेज इनकम जो आदमी की है वहां पर। जब किसी को काम धंधा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, जीवन सुरक्षित नहीं होगा, तो ऐसी जगह रहने से क्या करेगा आदमी सिवाय पलायन के। तो अब लोगों को ये उम्मीद है। इसमें तो मैं ये कहता हूँ बार बार, मैं विभिन्न चैनल पे भी मैंने बोला कि ये एमवाई फैक्टर बड़ा फैक्टर था। एमवाई फैक्टर का, ना मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ यादव की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एम फॉर महिलाएं। महिलाओं ने अपने इज्जत की आबरू को बचाने के लिए एक तरफा वोट बीजेपी को दिया है। और यूथ की बात करें तो यूथ की क्या हालत थी वहां पर, आप देखेंगे कम से कम यूथ बेरोजगार तो नहीं रहेगा, कुछ 10% 20%। आने वाले 5 साल में मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी यहाँ बहुत काम करने वाली है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को एक सुरक्षा का माहौल मिलेगा काम करने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि रोज एमवाई, महिलाएं और यूथ, ये दोनों एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी की जीत के लिए आयुष जी। जी सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और बंगाल के पूरे चुनाव के साथ साथ वहां पर होने वाली हलचल पर आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।